बच्चों, कल मैं आपको बता रहा था कि सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। कल मैंने आपको बताया था कि दो उदाहरण दिए थे, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका का, और मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में दो समूह हैं, एक है सिंघली समूह और एक है तमिल समूह। इन दोनों में लगातार संघर्ष होता है और कल मैंने आपको लिट्टे के बारे में बताया था। आज हम श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, ये हमसे जुड़ा हुआ है, इसके हित और अहित हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। श्रीलंका में तमिलों के कुछ उप समूह भी, माने श्रीलंका में पहले तो दो गुट हो गए, पहला सिंघली और तमिल, और फिर तमिलों में भी दो समूह हैं जिनको हम कहते हैं श्रीलंकाई तमिल और दूसरा भारतीय तमिल। माने भारतीय तमिल कौन? जो भारत के तमिलनाडु के रहने वाले लोग औपनिवेशिक शासन काल में जिनको वहाँ ले जा करके बागानों में काम करने के लिए छोड़ दिया गया, वो बाद में वहीं के निवासी हो गए और वो भारतीय तमिल हो गए। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो गया कि तमिलों में भी दो समूह हैं, एक भारतीय तमिल और एक श्रीलंकाई तमिल। जो तमिल हैं इनकी भाषा तमिल ही है, और श्रीलंका जो सिंघली हैं उनकी भाषा अलग है और तमिलों की भाषा अलग है। अब हम देखते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसे काम करता है। ठीक है, यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से स्टेट पर या गवर्नमेंट पर अपना शासन चलाना चाहता है, अपनी तरह से शासन करना चाहता है, तथा इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं, इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। माने अगर बहुसंख्यक हैं तो वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाने का प्रयास करेंगे, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी जो भी इच्छाएं हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उनको वो नज़रअंदाज करते हैं। ये बहुसंख्यक समुदाय में हमेशा होता रहा है। इसी को हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। सन 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद सिंघली समुदाय के नेताओं ने सरकार पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। माने 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो वहाँ पे सिंघलियों का शासन प्रारंभ हो गया, और सेना, सरकार, नौकरशाही, सब जगह सिंघलियों का ही कब्जा हो गया। तमिलों को एकदम किनारे रख दिया गया। यहीं से एक विद्रोह या यूं कहें कि गृह युद्ध की शुरुआत होनी प्रारंभ हो गई। वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अभी हमने आपको बताया कि बहुसंख्यक लोग हमेशा अपने हिसाब से शासन चलाना चाहते हैं, और 1956 में तमिलों को अवहेलना करके केवल सिंघलियों की भाषा को ही राजभाषा भी बना दिया गया। माने जो टकराव की स्थिति थी वो लगातार बढ़ती चली गई। अब मामला शुरू होता है, तमिलों को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। माने तमिलों को तमिल भाषा को फिर से संविधान में लाने के लिए, राजभाषा घोषित करने के लिए कैसे कैसे संघर्ष करने पड़े। इसके लिए उन्होंने सरकारी निर्णयों में श्रीलंकाई तमिलों में रोष एवं शासन को लेकर उनमें अलग से भावना, अलगाववाद की भावना को बढ़ाया। ठीक है, वर्ष 1980 के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम माने लिट्टे, मैंने आपको कल बताया था लिट्टे के बारे में। लिट्टे के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि एक सबसे खूंखार, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन जिसका निर्माण 1980 में हुआ था, और इस लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तमिलों के अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया, और ये संघर्ष धीरे धीरे करके गृह युद्ध में तब्दील होता चला गया। सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से देश को बर्बाद कर दिया,
माने इस गृह युद्ध ने एक तरह से इसको बर्बाद करके रख दिया। अब अगर हम तुलना करें कि श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से हमें सीख क्या मिलती है या कैसे ये संघर्ष आगे बढ़ा, तो या हम इससे क्या सीख सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी क्या जान सकती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। माने बेल्जियम जो कि एक यूरोपीय कंट्री थी, उसने इसका हल निकाल लिया और सारे समुदायों को, सारे अल्पसंख्यकों को शासन में अधिकार दे दिया। जबकि श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने इसके विपरीत अपना एक अलग रास्ता बनाते हुए बहुसंख्यक समुदाय का देश को प्रभुत्व स्थापित करना चाहा, जिससे देश की एकता ही संकट में पड़ जाती है। माने श्रीलंका में अभी तक ये मामला हल नहीं हो सका कि यहाँ पर तमिलों को कितना अधिकार मिलना चाहिए और इन अधिकारों को कैसे उन्हें मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, इसके लिए दो तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क है युक्तिपरक तर्क और दूसरा है नैतिकतापूर्ण तर्क। युक्तिपरक तर्क क्या कहता है, यह तर्क इस बात पर बल देता है कि सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं, सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभाव्यता को कम करती है। सामाजिक संघर्ष प्रायः हिंसा एवं राजनीतिक अस्थिरता को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और नैतिकतापूर्ण तर्क क्या कहता है, नैतिकतापूर्ण तर्क कहता है कि इस सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है तथा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। माने किसी भी देश में सत्ता में हर वर्ग, हर समूह, हर भाषा और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना छूट जाए जिसकी सत्ता में साझेदारी ना हो, उसका हिस्सेदारी ना हो, क्योंकि यही किसी देश की आत्मा होती है। ये मैं आपको आज यहाँ तक ही बताऊँगा, बाकी का चैप्टर कल बताते हैं। ओके।